पुराने ज़माने में मुल्क फारस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत बड़ा रहम दिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज़ गर्मियों का दिन था और बादशाह का शिकार पर जाने का जी चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतजाम हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। कई शेर, चीते और 12 सिंधे शिकार हुए। शाम हुई तो सब वापसी के लिए तैयारियां करने लगे। अभी आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में एक बादशाह को बहुत खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान में डाला और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर तीर कमान से निकला और उधर हिरण चौकन्ना होकर भाग गया। निशाना खता हो गया तो बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरण के पीछे चल पड़ा। मुहाफिर और वजीर भी बादशाह के पीछे लग पड़े, लेकिन बादशाह को घोड़े की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो उन सब की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर लेकर निशाना लगाए, लेकिन एक भी हिरन को ना लगा और हिरन भी झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग और मोड़ एड़ लगाने वाला था कि रात की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। बादशाह चीख उठा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और सुनसान जंगल में औरत कहाँ से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबराया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं कोई मजबूर औरत भी हो सकती है। रोने की आवाज करीब से ही आ रही थी। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा और लगाम थामकर उस तरफ को चल दिया। दरख्तों के झुंड के करीब एक पुराना कुआं था और उसके मंडेर पर एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और सुनहरी बाल थे और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने उसके करीब जाकर बड़े नरम लहजे से पूछा, अरे खातून, तू कौन है और इस कुएं पर बैठकर क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बतलाओ किसने तुम पर जुल्म तोड़ा है? औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अरे बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो मेरे चचा ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे इस जंगल में जंगली जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी और बादशाह को उसकी हालत पर रहम आ गया। बादशाह ने उसे अपनी मलका बनाने का फैसला कर लिया। उसकी पहली मलका तो कई साल पहले फौत हो चुकी थी। बादशाह ने उस औरत को घोड़े पर बिठाया और वापसी के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि उसके वजीर और मुहाफिज मिल गए। बादशाह उनके साथ महल लौट आया। जो औरत बादशाह के साथ आई थी उसका नाम नगीना था। अगले रोज बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वह मलका नगीना बन गई। घर घर घी के चिराग जलने लगे। अमीर गरीब सब खुशियां मनाने लगे। कई रोज बादशाह की खुशी की शादी में जश्न मनाया जा रहा था। शहजाद रहमान भी बहुत खुश था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। नई मलका के आ जाने से कुछ रोज बादशाह बीमार पड़ गया और वो दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। शहजादा रहमान, वजीर और तमाम दरबारी बहुत परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हत्ता कि बादशाह इतना बीमार हुआ कि चारपाई से लग गया। बादशाह ने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब तो शहजादा रहमान बौखला उठा कि क्या करे। दूर दूर के मुल्क के हकीम बुलाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा। किसी को ये भी पता ना चला कि आखिर बीमारी क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया था और आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे। शहजादे रहमान ने यह फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि बात क्या है। ये नजूमी शहर के बाहर एक पहाड़ी गुफा में रहता था। शहजाद रहमान उसके पास पहुंचा। नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ऐ शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह मलिका है। क्या? शहजादा उछल पड़ा। ये किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा हूँ। फिर नजूमी ने कहा, एक काबिल एहतराम शहजादे, मेरा इल्म कहता है कि मलिका कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन है। जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नजर उस पर ना पड़े तो उससे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है। मलका भी एक ऐसी नागिन है जिसे ये ताकत मिल चुकी है और अब वह थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है। शहजादा रहमान परेशान होकर बोला, नजूमी बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपकी बात दुरुस्त है
तो फिर इस नागिन के बादशाह से क्या दुश्मनी है जो वह उन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने फिर हिसाब किताब लगाया और फिर कहा, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक नाग को हलाक कर दिया था। वह काला नाग इस नागिन का भाई और अब वो इंतकाम ले रही है। अगर नागिन चाहे तो एक ही बार बादशाह को डस कर उसका काम तमाम कर सकती है, लेकिन वो अपना थोड़ा थोड़ा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि बादशाह तड़प तड़प कर मरे। जब शहजादे ने ये सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। फौरन अपनी तलवार निकाली और हवा में लहराकर बोला, मैं उस नागिन को अभी जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो बड़ी चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगी और आपको डस लेगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? शहजादे ने नजूमी से पूछा। तुम उसे सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा नागिन के फन में जाकर लगना चाहिए और याद रखना, अगर तुम्हारे तीर निशाने पर ना लगा तो तुम नागिन के गुस्से से ना बच पाओगे, वो तुम्हें डस कर हलाक कर देगी। शहजादे ने नजूमी से सवाल पूछा, लेकिन बाबा, मैं उस नागिन को नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? नजूमी ने मुस्कुरा कर कहा, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई की पुड़िया देता हूँ। तुम आज रात खाने के वक्त उस पुड़िया को पानी में मिलाकर मलका को दे देना और बादशाह के ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही को खाली कर देना और बादशाह की ख्वाबगाह को बाहर से ताला लगा देना। इस दवा से आधी रात के करीब मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा तुम अपनी आंखों से देख लोगे। मगर एक बात याद रखना कि यह काम बहुत होशियारी से करना होगा। मलका को जर्रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादे ने नजूमी से दवा की पुड़िया ले ली और कहा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ये कहकर शहजादा महल से वापस आ गया। रात हुई और खाने का वक्त हुआ तो शहजादे ने बड़ी होशियारी के साथ दवाई मलका के पानी में डाल दी। मलका को पता ही न चला और वो पानी पी गई। थोड़ी देर के बाद शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलका ने हैरानी से पूछा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने खाना बहुत कम खाया है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, आज बस भूख कुछ कम थी। आप इत्मीनान से खाइए, शहजादे ने जवाब दिया और शहजादा बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही शहजादा बादशाह के ख्वाबगाह की तरफ भागा और सुराही का पानी खाली कर दिया। इस काम से फारिग होकर शहजादा बादशाह के ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और मलका ख्वाबगाह में चले गए और शहजादे ने बाहर से ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में जाकर बैठ गया। बादशाह और मलका बिस्तर पर पड़े सो रहे थे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका अचानक से उठी। उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। वह उठी और उसने सुराही से पानी लेना चाहा, लेकिन शहजादे ने सुराही से पानी पहले ही खाली कर दिया था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था। शहजादा रहमान रोशनदान के करीब बैठा ये सब मंजर देख रहा था। दवाई के असर ने मलका को इतनी शिद्दत से प्यास लगी थी कि उसका मुंह खुश्क हो गया। उसे यूं हो गया जैसे हलक में कांटों का जंगल उगाया हो। मलका परेशान हो गई कि कहां से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाए। ख्वाबगाह से एक गंदी नाली बाहर जा रही थी और ये गंदी नाली पानी को बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। मलका ने फैसला किया कि नागिन बनकर इस नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वे दबे पांव बादशाह के करीब आई। बादशाह तो घोड़े बेचकर सो रहा था। मलका को जब इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर पड़ा सो रहा है तो उसने जमीन पर एक लोट लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर मलका की जगह एक काले रंगी नागिन मौजूद थी। शहजादे ने जब यह मंजर देखा तो वह कांप उठा। नजूमी ने ठीक कहा था, नागिन ने स्याह खालक चमक रही थी। वो लहराती बल खाती नाली से बाहर निकल गई और शहजादे को यह मौका ही न मिला कि वो तीर चला सके। शहजादे ने जल्दी से रोशनदान से उतरा और घूमकर बाग में पहुंच गया। उसने यकीन था कि नागिन मलका बाग के तालाब में पानी पीने के लिए गई है। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में सबसे बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। नागिन वाकई ही तालाब से पानी पी रही थी। नागिन ने तालाब में पानी पीने के बाद एक जोरदार फुंकार मारी और शहजादा ऐसी जगह पर छुपा खड़ा था कि नागिन के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मलका कुछ देर तो घर वापस लहराती रही और फिर एक जानिब चल दी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था बल्कि वो महल के बाहर की तरफ जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। महल से निकलकर वह उस रास्ते की तरफ खोली जंगल की तरफ जा रहा था
शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। वह भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कहाँ नजर आती। नागिन मलका एक घने जंगल में पहुंच गई और वहां पहुंचकर उसने एक जोरदार फुंकार मारी। उसकी फुंकार के जवाब में गार के अंदर एक दूसरे नाग की फुंकार सुनाई दी। बड़ी हैरत की बात है, कैसी फुंकार थी ये, जैसे कई देंगे और एक साथ चूल्हे पर चढ़ी सनसना रही हों। फुंकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों में टूटने की आवाज आने लगी और फिर एक बहुत बड़ा अजदहा नाग बाहर निकल आया, जो नागिन के सामने आकर हन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन मस्ती से झूम रही थी और शीश नाग की आंखें अंगारों की मानिंद चमक रही थी और दो शफी जुबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपट गए और नाचने लगे। शहजादा रहमान एक दरख्त की शाख पर चढ़कर बैठ गया था। वह इंतहाई खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में था और वो मुनासिब मौके की तलाश में था। काफी देर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर कुछ देर बाद नाग और नागिन एक दूसरे से अलग हो गए। शीश नागार में वापस चला गया और नागिन भी वापस जाने के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतजार था। नागिन का चिपटा हुआ सिर उसके ऐन आंखों के सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर कमान के अंदर डालकर निशाना बांधकर तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ फन झटके के साथ पीछे की तरफ जा गिरा। वह बड़े दर्द भरे अंदाज में फुंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की। अभी वो आधे इंसान के रूप में ही आई थी कि उसकी जान निकल गई। नागी की फुनकार सुनकर शीशनाग बड़े गुस्से भरे अंदाज में फुंकारता हुआ गार के बाहर निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर राख कर देते थे। शहजादा रहमान उसी दौरान नया तीर कमान के अंदर डाल चुका था। उसने नाग की सीधी आंख का निशाना लेकर तीर सीधा हवा में छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह से बल खाता हुआ लिपटा। शहजादे ने दूसरा तीर भी निकाला और सीधा उसकी दूसरी आंखों पर छोड़ दिया। शीश नाग अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो दर्द की वजह से बौखला रहा था। अपना फन दरख्तों और पत्थरों पर मार रहा था। शहजादे ने तीर जलाकर नाग को हवाला हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार के अंदर जाकर देखा कि कहीं कोई और नाग तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी ढांचों का ढेर लगा हुआ था और नाग उन्हें डस कर उनका गोश्त नोच नोच कर खा चुका था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए नाग का सर चीर कर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानिंद चमकदार होता है। उसके अंदर ये खासियत होती है कि वो जहर को चूस लेता है। शीश नाग के मन को शहजादे ने अपनी जेब में डालकर मरी हुई मलका को अपनी गोद में उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा तो रात की तारीख छटने लगी थी। महल के मुहाफिज ने जब शहजादे रहमान को मलका नागिन को उठाते हुए देखा तो हैरान रह गए और उस वक्त तो उनकी चीख निकल गई जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा रहमान बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा और बादशाह बेखबर पड़ा था। शहजादे ने बादशाह को बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनकर दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लरज उठा। इस ख्याल ने ही उसके ऊपर कपकपी तारी कर दी थी कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए बैठे था और उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था और वो अपने नाग भाई की मौत का इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को अपने गले से लगा लिया और फिर कहा कि बेटा, तुमने अपनी जान से खेलकर इस नागिन को हलाक कर दिया और मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकार कर कहा, अब्बा हुजूर, ये तो मेरा फर्ज बनता है। अच्छी औलाद की यही निशानी होती है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। ये कहकर शहजादे रहमान ने अपनी जेब से शीश नाग के मन को निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने नागिन का सारा जहर खींच लिया और बादशाह अच्छा भला हो गया। उसी वक्त नागिन का जिस्म चढ़ चढ़ की आवाज से जलने लगा और कुछ देर बाद वहां एक राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बादशाह ने शहजादे को अपने तख्त पर बिठा दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.